First of all, I would like to welcome you all in Gaya Guidance Program, a virtual school of Gaya. Myself, Jitendra Singh, Sri Shivram Bharati High School, Tankuppa, Faculty of Chemistry. तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का डिस्कस करने जा रहे हैं. उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल. अब इसमें हमने दो वर्ड यूज किए हैं, एक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एक पीरियोडिक टेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन हम अपने दैनिक जीवन में भी रोज दिन अपने घर के ऑब्जेक्ट को या अपने सोसाइटी के ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज. जैसे मान लिया कि हम अपने घर में हमारे पढ़ने के सामान होते हैं, पढ़ने लिखने के सामान हो गए, किचन के सामान होते हैं, और भी अलग तरह के सामान होते हैं. हम उसको अलग अलग स्थान देते हैं, यानी कहीं ना कहीं उसको क्लासिफाई हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं. यहाँ पर जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मीन्स, क्लासिफिकेशन मीन्स हुआ ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स और फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज. हम लोग जो किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो उसमें देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या समानताएं, एक समान ऑब्जेक्ट को एक कैटेगरी में रखते हैं. तो क्लासिफिकेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स or facts on the basis of similarities and dissimilarities. यानी ऑब्जेक्ट को हम लोग उसके सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के आधार पे ऑब्जेक्ट को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. इसको हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन. चूंकि यहाँ एलिमेंट्स की बात हो रही है तो हम लोग इसको कह सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज. यहाँ हम लोग चूंकि एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आएगा ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज. दूसरा वर्ड जो हमने यूज किया है वो है पीरियोडिक टेबल. तो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक वर्ड हमने पीछे के क्लासों में भी पढ़े होंगे. पीरियोडिक मीन्स होता है रिपीटिशन इन द प्रॉपर्टीज और रिपीटिशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल. तो पीरियोडिक टेबल इसको डिफाइन कर सकते हैं the arrangement of known elements according to properties in a tabular form. यानी एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टी के आधार पे एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, ये अरेंज उसका जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि जब एलिमेंट प्रारंभ में जब एलिमेंट की संख्या बहुत कम थी तब किसी इंडिविजुअल एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को मेमोराइज करके रखना बहुत आसान था, वो बहुत टिपिकल नहीं था. जैसे जैसे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती गई, नए नए डिस्कवरी होते गए, नए नए एलिमेंट डिस्कवर होते गए, वैसे वैसे उसके
इंडिविजुअल एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को याद करके मेमोराइज करके रखना वो मुश्किल हो गया। तब उसके बाद आवश्यकता पड़ी स्कॉलर्स को, साइंटिस्ट को, उस समय के जो स्टूडेंट्स रहे होंगे उनको, कि इसको किस तरह से इसके प्रॉपर्टीज को एक सिस्टम में ला करके एक टेबुलर फॉर्म में या सिस्टमेटिक स्टडी इसको कैसे किया जा सकता है। ये उस समय के साइंटिस्ट के सामने, स्कॉलर्स के सामने एक चैलेंज रहा। तो इसमें कई साइंटिस्ट ने अपने अपने स्तर से एलिमेंट्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करने का प्रयास किया है। जैसे लेवॉइजर साहब ने इसको मेटल, नॉन मेटल के फॉर्म में इसको क्लासिफाई किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो पाया, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल दोनों वो उनकी तादाद बहुत है, उनमें भी डिसिमिलरिटीज बहुत है, इसलिए बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो पाया। बाद में आगे के साइंटिस्ट कुछ जिन्होंने इसमें प्रयास किए हैं ग्रुपिंग करने का एलिमेंट्स को, उनमें जो अहम रोल है उसमें जो अगला सबसे पहला नाम आता है वो आता है डोब्रेनर साहब का। डोब्रेनर्स ट्राइड। डोब्रेनर साहब का नाम आता है 1817 में। डोब्रेनर साहब ने कुछ एलिमेंट्स का ग्रुपिंग उनके प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज के आधार पे ग्रुपिंग करने का प्रयास किया, और उन्होंने तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। उसको हम लोग ट्राइड्स कहते हैं, या उन्होंने उसका नाम ट्राइड्स दिया। ट्राइड्स मीन्स होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो उन्होंने जो ट्राइड्स दिए हैं वो तीन एलिमेंट्स का उन्होंने ग्रुप दिया। जैसे इसमें एलिमेंट हम लोग E1, E2, E3 ट्राइड नंबर 1। अब ये 3 एलिमेंट का किस तरह उनके प्रॉपर्टी को स्टडी करके और उसमें क्या समानता है, उन्होंने मास को आधार बना करके मास के आधार पर उसको ट्राइड्स में ट्राइड्स डिस्कवर करने का उन्होंने प्रयास किया। उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देखिए ये एक ट्राइड है। इसको ये 3 एलिमेंट्स उन्होंने लिए। ये 3 एलिमेंट्स में उन्होंने बताया कि यदि मास के अनुसार इसको अरेंज किया जाए, मास के आधार पर इन्होंने अरेंज किया, तो ये बताया कि इसका फर्स्ट एलिमेंट एक्सट्रीम एलिमेंट्स के मास का एवरेज ये मिडिल एलिमेंट के मास के इक्वल होता है। यानी 9 है, पोटेशियम 39 हो गया, ये 23। अब यहाँ पर इसमें E1 प्लस E3/2। अब जैसे मान लेते हैं कि A, B और C 3 एलिमेंट लेते हैं, तो इन्होंने बताया कि B का जो मास होगा वो A और C के मास के एवरेज होगा, A प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर इसका हम लोग 9 प्लस 39/2 दैट इज इक्वल टू 23। उन्होंने बताया कि जब एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं 7 यहाँ जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं उनके मास का एवरेज मिडिल एलिमेंट के मास के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। एग्जैक्टली हो सकता है ना हो, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। यहाँ जब इसको हम लोग 7 इसको करेंगे, 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 ये 23 आता है। दूसरा ट्राइड जो इन्होंने डिस्कवर किया वो आपका है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम मास 40, बेरियम 137 और स्ट्रोंशियम 88। अब इसका जब मास का एवरेज निकालते हैं 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2 ये आपका आता है 88.5। तो अप्रॉक्सीमेटली इसके मास के इक्वल आ रहा है। इसी तरह से और भी कुछ ट्राइड्स इन्होंने डिस्कवर किए, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन 35.5, आयोडीन 127 और ब्रोमीन 80। जब इसमें 35.5
प्लस 127 divided by 2, that is approximately equal to 81.2. 81.2 ये अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल आता है। तो इन्होंने इस तरह से कुछ ट्राइड्स डिस्कवर करके दिए जिनकी प्रॉपर्टी एक समान थी, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। वैसे तो मास के आधार पर जो इन्होंने डिस्कवर करके दिया था, ये नो डाउट ये बहुत बेहतरीन ये काम था, लेकिन इसमें बाद में इसमें कुछ लिमिटेशंस आ गए। अब लिमिटेशंस इसमें क्या है कि उस समय जितने डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनका ट्राइड्स नहीं निकल पाया। ही डिड नॉट डिस्कवर्ड द ट्राइड्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स नोन दैट टाइम। उसकी वजह ये थी, उसके भी कारण थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिथियम लेते हैं, सोडियम लेते हैं, पोटेशियम लेते हैं। अगर इसमें से सोडियम डिस्कवर्ड उस समय नहीं है तो ये ट्राइड नहीं मिल पाएगा। अगर पोटेशियम डिस्कवर्ड नहीं है तो ये ट्राइड इसका नहीं मिल पाएगा। इस तरह से कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो उस समय डिस्कवर्ड नहीं थे, जिसके कारण ज़्यादा संख्या में ट्राइड्स नहीं मिल पाए। ये उनके ड्रॉबैक्स के अंदर आ गया। अब इसमें प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, इसमें सिमिलरिटीज क्या क्या थी प्रॉपर्टी में। तो देखिए यहाँ जो फर्स्ट ट्राइड यहाँ हमारा जो आ रहा है, ये आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार भी ये अल्कली मेटल का ग्रुप है। इन सभी के वैलेंसी 1 होते हैं। सबका वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन एक समान होता है, यानी इसके अंदर प्रॉपर्टी एक जैसी थी। दूसरा ट्राइड है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनका भी प्रॉपर्टी एक समान है। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर आते हैं। इनका वैलेंसी सबका ये 2 आता है, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एक समान था। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कैटेगरी में आते हैं। आज के मॉडर्न टेबल के अनुसार ये हैलोजेंस ग्रुप हैं। इन सब का वैलेंसी 1 होता है। केमिकल बिहेवियर इनका एक जैसा होता है, यानी इन्होंने जो ट्राइड्स बना करके दिए वो ट्राइड्स की प्रॉपर्टी एक समान थी। इसमें सिमिलरिटीज था, इसमें एक समान प्रॉपर्टी थी। उनके लिमिटेशंस इस वजह से आए कि उस समय कई एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिस्कवर्ड नहीं थे, इसलिए उनके डिस्कवर्ड लिमिटेशंस उसके अंदर आ गए। अब इसके लिमिटेशंस से क्वेश्चन आते हैं कि इनका क्या क्या लिमिटेशन था। तो 1-2 लिमिटेशन जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ट्राइड्स बहुत कम संख्या में, बहुत ज़्यादा ट्राइड्स नहीं डिस्कवर हुए। इसको अब थोड़ा सा हम लोग इसको स्लाइड से भी देख लेंगे। ये तो क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, इसको हमने डिफाइन किया है। द ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स और फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। अब इसमें ट्राइड्स देखते हैं। यहाँ ट्राइड आपका 3 ट्राइड यहाँ हमने दिखाए हैं। ये पहला ट्राइड है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। लिथियम का मास 7, सोडियम का मास 23, पोटेशियम का 39। जब एक्सट्रीम एलिमेंट का एवरेज निकाला गया तो मीन एलिमेंट के एवरेज के इक्विवेलेंट आसपास आता है। 39 + 7 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल कम अप्रॉक्सीमेटली 20, दैट इज एग्जैक्टली 23। यहाँ सेकेंड ट्राइड है, इसमें कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। जब इन दोनों के मास को ऐड करके एवरेज निकालते हैं तो इसका मास अप्रॉक्सीमेटली इसके मास के इक्वल आता है। वही चीज़ें यहाँ भी आती है। अब इसमें कॉमन प्रॉपर्टीज of element present in tride. All element in a tride have similar physical and chemical properties. इनमें जितने भी ट्राइड्स थे उनके एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक समान हुए। ऑल एलिमेंट इन अ ट्राइड हैव सेम वैलेंसी। जितने भी एलिमेंट एक ट्राइड के अंदर थे वो सभी के वैलेंसी एक समान है। ऑल एलिमेंट इन अ ट्राइड शो सिमिलर बिहेवियर विथ वाटर। सबका वाटर के साथ सिमिलर बिहेवियर है। अब इसमें देखिए लिमिटेशंस को हमने दिखाया है। नो डाउट्स द ट्राइड्स यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक स्पेलिंग में है, ये ट्राइड्स होगा। ट्राइड्स गिवन बाय डोब्रेनर्स वाज हेल्पफुल इन ग्रुपिंग सम एलिमेंट्स बट कुड नॉट अरेंज all the elements known then. He could identify only few trides.
एज ए रिजल्ट इट कुड नॉट गेन मोर इम्पोर्टेंस। फिर भी इन्होंने एक आधार दे दिया कि एलिमेंट का मास से कुछ रिलेशन है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग अब बात करते हैं न्यूलैंड्स की। जो अगला प्रयास हुआ वो न्यूलैंड साहब का हुआ, इंग्लिश केमिस्ट थे। इन्होंने एलिमेंट्स को मास के आधार पर ग्रुपिंग करने का प्रयास किया और उसके लिए उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल डेवलप किया, एक चार्ट डेवलप किया जिसको ऑक्टेव्स बोलते हैं। ये ऑक्टेव्स जो इसमें म्यूजिक का थोड़ा ज्ञान रखते होंगे उनको होगा पता, 7 सुर होते हैं हिंदी में, सा रे गा मा पा दा नी, और उसके बाद फिर यही रिजेंबल करता है, फिर यही वाला रिपीट करता है। अब यहाँ पर उसी तरह से इन्होंने जो ग्रुपिंग किया एलिमेंट्स का सिमिलर प्रॉपर्टी में अरेंज करने का, उस समय जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उसको उन्होंने अरेंज करने का प्रयास किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ही अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, then he found that there is repetition in the property of every 8th element. That is, he found that there is resemblance in the property of every 8th element with the first element. यानी जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे अगर अरेंज किया जाए तो हर 8th एलिमेंट, 8वां एलिमेंट पहले वाले को रिजेंबल करेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8th एलिमेंट फिर यहाँ आ रहा है, इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करेगी। जैसे लिथियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8th एलिमेंट सोडियम पड़ता है, लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करेगी। इसका 8th एलिमेंट फिर पोटेशियम हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8th एलिमेंट इसका पोटेशियम होता है। इसकी प्रॉपर्टी ये पीछे वाले से मैच करेगी, ऐसा इन्होंने अरेंज करके दिया। अब चूंकि ये मास के आधार पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था और एक अलग तरह का प्रयोग था जिसमें मास को आधार बना करके और एलिमेंट्स को अरेंज करने का प्रयास किया गया था। उस समय के जितने भी नॉन एलिमेंट्स, 56 नॉन एलिमेंट्स थे, उसको उन्होंने अरेंज किया। अब उसके बावजूद भी उसमें कुछ लिमिटेशंस आ गए। लिमिटेशंस क्या हैं वो इसमें हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि इसके लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशन जब साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो बहुत प्रयास करने के बाद भी उसमें हो सकता है कुछ कमियां रह जाए, जो आने वाले साइंटिस्ट उसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ गए। अब इस लिमिटेशंस को हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या लिमिटेशंस रह गए थे। अब ये दिस क्लासिफिकेशन वाज सक्सेसफुल ओनली अप टू एलिमेंट कैल्शियम। ये जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन इन्होंने किया ये कैल्शियम तक तो सही था, लेकिन कैल्शियम के बाद फिर इसमें गड़बड़ी, इसके प्रॉपर्टी एक समान नहीं हो पा रही थी। जैसे ऑक्सीजन सल्फर में आयरन यहाँ आ गया, कोबाल्ट निकेल यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन के इसके ग्रुप में ये मेटल का ग्रुप आ गया। यानी यहाँ तक कैल्शियम तक तो ये सही रहा, लेकिन कैल्शियम के आगे इसके प्रॉपर्टी ऊपर वाले से नहीं मैच खाए, यानी एक ग्रुप के प्रॉपर्टी से वो डिफर कर गया। दूसरा है न्यूलैंड somehow thought that only 56 elements discovered existed in nature. उन्होंने ये बिलीव किया कि नेचर में 56 एलिमेंट ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते हैं। यानी 56 एलिमेंट्स की भी उन्होंने कल्पना की, जबकि आज की तारीख में अगर हम लोग देखें तो 118 या उससे ज़्यादा और रिसर्च चल रहे हैं, उतने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं। तो ये भी इनका ये मिस्टेक, ये लिमिटेशन मान सकते हैं कि 56 एलिमेंट ही वो मान करके चले थे। उसके बाद तीसरी इनमें लिमिटेशंस है कि 2 एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द सेम स्लॉट। मोर देन 1 एलिमेंट को सेम स्लॉट में उन्होंने रखा। जैसे ये हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट निकेल, इसमें उन्होंने कोबाल्ट निकेल को रख दिया। एक ही ग्रुप में 2 एलिमेंट इन्होंने डाल दिया। उसके बाद after the discovery of noble gases, their inclusion in the periodic table disturbed the whole arrangement of the periodic table. जब उस समय
नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुआ था। जब नोबेल गैस की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद जब उसको पीरियोडिक टेबल में इंसर्ट किया गया तो पूरा होल अरेंजमेंट उसका डिस्टर्ब हो गया, पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया। जो उन्होंने अरेंजमेंट बनाया था उसमें फिर और कई तरह की गड़बड़ी उसमें आ गई। उसके बाद हाइड्रोजन के प्लेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोजन को उन्होंने फ्लोरीन क्लोरीन वाले इस ग्रुप के अंदर रख दिया था, जबकि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी इनसे थोड़ा डिफर करता है, इससे इसके प्रॉपर्टी में रिजेंबल नहीं करता है। तो ये सब इसमें लिमिटेशंस थे। अब इसके बाद इनके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने कुछ प्रयास किए हैं वो है लोदर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम का। लोदर मेयर साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब होता है एटॉमिक वॉल्यूम मीन्स होता है एटॉमिक मास बाय डेंसिटी। तो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच उन्होंने एक कर्व डेवलप किया, एक कर्व बनाया, कर्व ड्रॉ किया और उस कर्व के आधार पर उन्होंने भी मास को, उन्होंने भी जो यहाँ पर लिया है वो मास को ही लिया है, यहाँ पर एटॉमिक मास को ही वरीयता दे करके इस आधार पे उन्होंने एक कर्व डेवलप किया। और इस कर्व में उन्होंने बताने का कोशिश किया कि इनके एक समान प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक पीक को, एक पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें लिथियम की तो लिथियम इसके पीक पे है, लिथियम के बाद सोडियम पीक पे है, पोटेशियम पीक पे है, रुबिडियम पीक पे है, सीजियम पीक पे है। ये एक समान प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हैं, यानी एक समान प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सेम पीक को ऑक्युपाई कर रहे हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम यहाँ डिसेंडिंग पीक पे है, डिसेंडिंग पीक पे है, तो ये कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, ये सारे डिसेंडिंग पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे हैं, ये डिसेंडिंग पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो यानी ये भी सेम पोजीशन को ऑक्युपाई किया इस लोदर मेयर कर्व में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एसेंडिंग पीक को सेम पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे हैं। ये जो पोजीशन क्लोरीन का एसेंडिंग पीक पे है, यहाँ भी एसेंडिंग पीक पे है, ये भी एसेंडिंग पोजीशन में है, यानी तीनों एसेंडिंग पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टी एक समान, जो जिनकी प्रॉपर्टी एक समान है वो सब सेम पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो अब लोदर मेयर कर्व और इसके पहले जो हम लोगों ने स्टडी किया न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, वो दोनों ने जो पॉइंट आउट किया वो पॉइंट आउट ये किए कि मास का कहीं ना कहीं एटम के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी से कुछ रिलेशन है, उनके प्रॉपर्टी का कुछ न कुछ रिलेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन बोथ न्यूलैंड्स एंड लोदर मेयर पॉइंटेड आउट that there is a definite relationship between the physical and chemical property of the element and their atomic masses, उनके बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है, ये यहाँ से इन्होंने पॉइंट आउट किया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जो सबसे ग्रेट कंट्रीब्यूशन हम लोग पीरियोडिक टेबल के फील्ड में अगर हम लोग मान सकते हैं तो वो है मेंडलीफ साहब का। सबसे बड़ा, इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोग कह सकते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, चूंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने लंबे समय तक स्टडी किया एलिमेंट्स के केमिकल नेचर का, और उसके बाद एक पीरियोडिक टेबल डेवलप किया। उन्होंने एक लॉ भी दिया, लॉ है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक मास के अनुसार अरेंज किया जाए तो
उसके प्रॉपर्टी एक सर्टेन एलिमेंट के बाद रिपीट करते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। यानी एलिमेंट को अगर मास के अनुसार अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के अनुसार अगर अरेंज किया जाए तो वो सर्टेन नंबर्स के बाद वो रिजेंबल करते हैं प्रॉपर्टी को। मेंडलीफ अरेंज ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज इन द टेबुलर फॉर्म। अब इनका जो टेबुलर फॉर्म हुआ, जो एलिमेंट्स को उन्होंने जो अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में, तो इसको हम लोग यही पीरियोडिक टेबल कहलाया। इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के फॉर्म में इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को, इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल में क्या क्या विशेषताएं थी, इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देखेंगे। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया था इसमें 8 मुख्य रूप से ये 8 ग्रुप में इसको डिवाइड किया, और 1 2 3 4 5 6 जो प्रारंभ में सबसे पहले दिया था उसमें 6 पीरियड्स थे। इसको जो हॉरिजेंटल जो वर्टिकल कॉलम्स है इसको ग्रुप कहते हैं, और हॉरिजेंटल जो रो हो गया इसको पीरियड्स कहा जाता है। ये पीरियड 1 हो गया, पीरियड 2 हुआ, पीरियड 3 हो गया, पीरियड 4 हो गया, पीरियड 5 हो गया, पीरियड 6 हो गया। ये ग्रुप हो गया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8th ग्रुप में 3-3 एलिमेंट को उन्होंने रखा था, बाकी के ग्रुप में एक, या इसको फिर बाद में सब डिवीजन किया गया। इसको हम लोग क्या देखिए, ये एलिमेंट्स को फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, 5th, 6th, 7th एंड 8th, ये 8 ग्रुप इन्होंने बनाया। और इसमें 1 2 3 4 5 6 उस समय 6 पीरियड्स में डिवाइड किया। बाद में मॉडिफाइड वर्जन जो इसको आया उसमें चेंजेस कुछ आते गए, और इसमें ग्रुप में भी 7 ग्रुप तक 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप तक इन्होंने इसमें सब ग्रुप्स बनाए। सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। ये फर्स्ट ग्रुप का सब ग्रुप ए हो गया, सब ग्रुप बी हो गया। सेकेंड ग्रुप का सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। इसी तरह से 7 ग्रुप्स तक उन्होंने ए बी फॉर्म में, ए बी ग्रुप में उसको डिवाइड किया, सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। बाकी के ये जो 8th ग्रुप है, 8th ग्रुप में 3-3 एलिमेंट, ये सेम स्लॉट में 3-3 एलिमेंट्स को उन्होंने रखा है। यहाँ पे देखिए, इसके अगर ये हम लोग देखें इसमें, तो ये मॉडिफाइड वर्जन है। इसका मॉडिफिकेशन करने के बाद जब नए एलिमेंट उस समय कुछ डिस्कवर्ड नहीं थे, वो जब डिस्कवर हुए तब इसको देखिए यहाँ पर एक और ग्रुप इसमें जोड़ा गया जिसको 0 ग्रुप कहते हैं। ये इनर्ट एलिमेंट का है। इनर्ट एलिमेंट या नोबेल गैसेज जिसको कहते हैं, वो इनके समय में जब ये बना रहे थे उस समय डिस्कवर नहीं था, बाद में डिस्कवर हुआ। तो इनको देखिए एक अलग से प्लेस बना करके एक अलग ग्रुप इसमें 0 ग्रुप इसमें जुड़ गया, यानी टोटल अब इसमें 9 ग्रुप्स उसके अंदर हो गए थे। बाकी ये 8 ग्रुप जैसे उन्होंने पहले बना करके दिए, वो 8 ग्रुप थे। इसमें जो रेड कलर से जो दिखाया गया है वो रेड कलर वाले एलिमेंट उनके समय में डिस्कवर्ड नहीं थे, वो डिस्कवर्ड नहीं थे। बाकी जो एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर थे उस समय, उसको उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में प्लेस उन्होंने दिया। अब इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर एज follows. The vertical column of the periodic table are called groups and the horizontal rows are called periods. Periods यहाँ छुटा हुआ है। यहाँ पे जो वर्टिकल कॉलम, ऊपर से नीचे जो कॉलम्स हैं उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप्स, और जो लेफ्ट टू राइट ऐसे ये जो है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स।
there are 9 groups in the modified version of Mendeleev periodic table indicated by Roman numerals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and the zero group। पीछे वाले में इसमें हमने देखा था, इसमें जीरो ग्रुप यहाँ पे था, जो मॉडिफाइड वर्जन था उसमें जीरो ग्रुप इसमें इंक्लूडेड है, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसमें 9 ग्रुप्स और there are 9 groups in the modified version of Mendeleev periodic table indicated by Roman numerals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and the zero group. The element belonging to first 7 groups have been divided into subgroups designated as A and B. Group 8 consists of 3 elements in same slot. There are 7 periods numbered from 1 to 7 in मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में शुरू वाले में तो 6 थे, बाद में उसमें 7 एक और पीरियड ऐड हुए। अब इसमें देखिए इसका इंपॉर्टेंस हम लोग समझेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल का क्या इंपॉर्टेंस था। इन्होंने जो डेवलप किया पीरियोडिक टेबल के फील्ड में, अगर हम लोग माइलस्टोन कह सकते हैं तो इनके पीरियोडिक टेबल को हम लोग कह सकते हैं, चूंकि इन्होंने इतना बढ़िया से एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को अरेंज करके और इसको टेबुलर फॉर्म दिया था कि जिसमें इसके आने वाले समय में केमिस्ट्री के स्टडी में बहुत आने वाले समय में कई लाभ मिले। तो उसमें क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंस इसका है वो हम लोग इसमें देखते हैं। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, एक्चुअली जो उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया अपने पीरियोडिक टेबल में, उसकी वजह से ये हो पाया कि जैसे एक ग्रुप की अगर हम लोग बात करते हैं किसी पार्टिकुलर ग्रुप की, तो अगर इस ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक समान होगी। अब एक प्रॉपर्टी, एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी यदि मुझे मालूम है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। यानी कि एक अगर ये टेबुलर फॉर्म में आ गया, एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक समान अगर है, अगर मुझे मालूम है कि इस ग्रुप में ये एलिमेंट है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये एक ग्रुप के एलिमेंट अगर हैं, तो इसमें एक का प्रॉपर्टी अगर मुझे मालूम है तो बाकी की प्रॉपर्टी को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उसमें सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ये हो पाया इनके पीरियोडिक टेबल की वजह से। अब इन्होंने दूसरा, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब जो उस समय कई एलिमेंट ऐसे थे जो डिस्कवर नहीं थे, कई एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर गैप छोड़ा था। देखिए स्कैंडियम है, गैलियम है, जर्मीनियम है, ये उस समय के डिस्कवर्ड एलिमेंट नहीं हैं। उनके लिए उस समय जब यहाँ क्लासिफिकेशन हुआ तो इसमें अपने पीरियोडिक टेबल में ये गैप था, उनका ये एलिमेंट लिखा हुआ नहीं था। लेकिन इसके प्रॉपर्टी के बारे में, इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक वॉल्यूम, ये सारे प्रॉपर्टी इन्होंने डिस्कस कर दिए थे कि एलिमेंट बाद में डिस्कवर्ड जब होगा तो उनकी प्रॉपर्टी ये होगी। यानी कि बच्चे के जन्म से पहले उसकी कुंडली तैयार कर दी गई कि उसका भाग्य रेखा ये होगा। तो उस समय के जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे उसके लिए उन्होंने इसमें प्रॉपर अपने पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर प्लेस छोड़ा। बाद में एलिमेंट डिस्कवर भी हुए और उनका एटॉमिक मास वगैरह वही आया जो उन्होंने प्रेडिक्ट करके दिया था। इसकी वजह से क्या हुआ, चूंकि ये जो एलिमेंट थे, कई एलिमेंट उस समय डिस्कवर्ड नहीं थे। अब जब उन्होंने गैप छोड़ दिया और वो इमेजिन करके प्रेडिक्ट करके गए कि एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टी ये होगी, तो नए एलिमेंट के डिस्कवरी का रास्ता साफ हो गया, उनके डिस्कवरी में बहुत मदद मिला। अब नए एलिमेंट्स उसके बाद डिस्कवर होने लगे कि यहाँ पर जब ये एलिमेंट होगा, अगर मुझे मालूम है कि इस कैल्शियम और इस टाइटेनियम के बीच में अगर कोई एलिमेंट होगा
तो उसमें साइंटिस्ट उसके प्रयास में लगे और एलिमेंट डिस्कवर हुआ और उन्होंने जो प्रॉपर्टी दिया था वो सारे प्रॉपर्टी उसके अंदर एग्जिस्ट किए। यानी कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी का प्रेडिक्शन, उन्होंने नए एलिमेंट के डिस्कवरी का रास्ता उन्होंने साफ कर दिया। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टी। Mendeleev left the proper gap for the undiscovered element and predicted the properties of these undiscovered element from the known properties of the other element in the same group. This helped to a great extent in the discovery of these elements. As for example, just now I have given the example gallium, germanium, scandium, ये बाद में डिस्कवर हुए और उसके लिए उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में स्पेस छोड़ा था। उसके बाद कई एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास करेक्ट नहीं था। जब वो डेवलप किए, पीरियोडिक टेबल जब डेवलप किए और उसमें जो उसका प्लेस दिए, तो प्लेस के आधार पे उसके एटॉमिक मास में बहुत सारे करेक्शन आए। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं इनके पीरियोडिक टेबल में, अगर हम लोग बात करें तो बेरिलियम की बात करते हैं। तो बेरिलियम देखिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम कहाँ पे है, ये बेरिलियम यहाँ है। अब बेरिलियम का मास 13 पॉइंट समथिंग, इसका 13.1 इसका मास लिया जाता था पहले, लेकिन जब इसका पोजीशन देखा गया तो इसका पोजीशन आया प्रॉपर्टी के आधार। सिर्फ इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल डेवलप किया था वो सिर्फ मास को आधार बना करके नहीं, बल्कि उनका ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसा होता है, किस तरह के एलिमेंट्स ऑक्साइड बनाते हैं और किस तरह के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, उस आधार पर भी किया। यानी उसके केमिकल बिहेवियर को भी ध्यान में रख करके इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो उस आधार पे जब ये बेरिलियम जब यहाँ आया तो इसका मास करेक्ट हुआ, 13 पॉइंट समथिंग लिया जाता था, यानी इस कार्बन के बाद, जबकि इसका प्रॉपर्टी इस एलिमेंट के इस ग्रुप के एलिमेंट से ही मैच खाता था, इसलिए यहाँ पर इसको रखा गया, इसके मास को करेक्ट किया गया। तो यानी कहने का मतलब कि इससे कुछ एलिमेंट के जो एटॉमिक मास थे, कई एलिमेंट, उसके करेक्शन में हेल्प मिला। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, उसके भी मास थोड़े ऊपर नीचे कुछ थे अलग, उसको करेक्ट किया गया। तो एटॉमिक करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास से जिससे हो पाया, बहुत सारे एटम के मास का करेक्शन हो पाया। उसके बाद पोजीशन ऑफ नोबेल गैस, देखिए इन्होंने इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन काम किया था कि उस समय जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, यहाँ पर देखिए इसमें 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप के अंदर ये 0 ग्रुप, ये जो इनर्ट गैस नोबेल गैसेज हैं, नोबेल गैस का इसमें कोई प्लेस नहीं है। लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुआ नोबेल गैस का, नोबेल गैस के डिस्कवरी के बाद जब इसको प्लेस प्रोवाइड किया गया तो ये सेपरेट ग्रुप ही ले लिया, यानी इस बीच वाले पोर्शन को कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ। इसमें इंसर्ट करने से इस पूरे पीरियोडिक टेबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पूरा का पूरा एक नया ग्रुप क्रिएट हो गया। यानी इतना बेहतरीन ढंग से इन्होंने अरेंज किया था कि बाद में भी डिस्कवर्ड एलिमेंट जो हुए उससे इस पीरियोडिक टेबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये नया ग्रुप का शेप यहाँ से ले लिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंस थे। इंपॉर्टेंस में सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सिस्टमेटिक स्टडी हो पाया इस पीरियोडिक टेबल की वजह से, क्योंकि पहले तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी याद करके रखना पड़ता था। दूसरा प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज हो गया, नए नए एलिमेंट जो उस समय अनडिस्कवर्ड थे उसके डिस्कवरी में हेल्प मिला। फिर बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मास करेक्ट नहीं थे, उसके करेक्शन में मदद मिला। जैसे बेरिलियम की बात करते हैं, इसका 13.5 था, जो 9 आज के डेट में उसको हम लोग 9 ही लेते हैं, एटॉमिक मास 9 है। उस तरह से गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर का भी मास करेक्शन किया गया। वो नोबेल गैस का जब पोजीशन आया तो सेपरेट ग्रुप डेवलप हो गया, उससे इसके मिडिल पोर्शन पे, इसके बीच में इंसर्ट करने से उस पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब वो नहीं कर पाया। अब इसको हम लोग एक बार फिर से हम लोग थोड़ा देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या क्या, इसमें सबसे पहला जो प्रयास था वो डोब्रेनर्स का था, जो डोब्रेनर्स ट्राइड्स था। उसके बाद न्यूलैंड्स का था, न्यूलैंड के बाद फिर लोदरमेयर का आया प्रयास,
जिन्होंने लोदरमेयर कर्व दिया, उसके बाद फिर मेंडलीफ का आया। मेंडलीफ का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, इसको हम लोग कह सकते हैं कि मील का पत्थर ये साबित हुआ एलिमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ तक रखेंगे और इसमें कुछ होमवर्क दिए गए हैं यहाँ तक के क्लास से। इस होमवर्क को अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।